हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। ठीक है। खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक तुगलक वंश की स्थापना करता है। ठीक है। इससे पहले हमने खिलजी वंश के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पीछे आप जाके देख सकते हैं, जिससे आपको एक क्रमबद्ध जानकारी होगी कि कौन कौन से वंश दिल्ली सल्तनत में हुए। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे तुगलक वंश के बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका शासक हुआ गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। 1320 ईस्वी से लेके 1325 ईस्वी तक इसकी समयावधि रही। यह हिंदू माँ का पुत्र था। ठीक है। बर्नी कहता है कि यह रम से मियाने की नीति अपनाई इसने, अर्थात मध्यपंथी की नीति अपनाई। न ज़्यादा किसी से युद्ध करना है, न ज़्यादा शांत रहना है, तो इस प्रकार इसने मध्यपंथी की नीति अपनाई। इसकी बटाई पद्धति प्रारंभ की इसने। सबसे पहले भूराजस्व 1/10 से 1/11 हिस्सा लेना प्रारंभ किया, और अतिरिक्त कर के रूप में 1/10 से लेकर 1/11 हिस्सा लिया करता था। ठीक है। इसने दिल्ली सल्तनत में देखें तो सबसे प्रथम सुल्तान था जिसने नहरें खुदवाई। यह सिंचाई व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इसने नहरें भी खुदवाई थी। ठीक है। 1323 ईस्वी में जौना खां, जो कि इसका पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसने वारंगल विजय किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, और वारंगल का नाम सुल्तानपुर रख दिया। ठीक है। इसने जो गयासुद्दीन तुगलक था, अंतिम बंगाल विजय किया इसने। ठीक है। अंतिमतः इसने निर्माण भी कराया तुगलका शहर की, जिसको बाद में राजधानी भी बनाया इसने। यह दयालु और न्यायप्रिय शासक था। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। यह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। इसको जौना खां के नाम से भी जाना जाता था। इसकी उपाधि, विभिन्न उपाधियां भी ली इसने। अल मुजाहिद बिस्मिल्लाह की उपाधि ली, और उल्गू खां की उपाधि भी ली। राजमुंद्री अभिलेख में इसे दुनिया का खान कहा गया है। ठीक है। बर्नी कहता है कि यह अजूबा रोजगार है। ये विभिन्न जगहों पे इसे इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा गया। ठीक है। यह योग्यता में विश्वास करता था, इसलिए इसके समय में हिंदुस्तानियों को भी बड़े बड़े पद प्राप्त हुए। ठीक है। यह नस्ल पे विश्वास न करके व्यक्ति की योग्यता पे विश्वास करता था प्रशासन में लाने के लिए। ठीक है। इसने नौकरी में जातिवाद को खत्म करने का प्रयास किया, अर्थात लगभग इसने बहुत हद तक योग्यता को बढ़ावा दिया और जातिवाद को खत्म कर दिया। आगे देखें। अब इसकी कुछ योजनाएं हैं। ठीक है। योजनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इनकी बहुत सारी योजनाएं हैं वैसे, लेकिन कौन कौन सी योजना इनकी सफल हुई इस बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो इनकी जानकारी, सबसे पहले तो योजनाओं की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्ति होती है, तो फुतू उस सलातिन से, जो ईसामी द्वारा रचित है, इससे हमें इसकी योजनाओं के बारे में पता चलती है। और रेहला, जो कि इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है, वहाँ से भी हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले इसकी योजना थी राजधानी परिवर्तन की। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिर ले गया। ठीक है। जो कि दक्कन वाले क्षेत्र में पड़ता था, परंतु पुनः इसने देवगिरी से सभी व्यक्ति या सामानों को दिल्ली स्थानांतरित करा दिया। ठीक है। पहले तो यह दिल्ली से देवगिरी लेके गया, फिर देवगिरी से सीधे इसने दिल्ली ला दिया। ठीक है। इसका परिणाम यह हुआ, सबसे पहले तो लोग निराश हुए, परंतु अगर इसका सही परिणाम देखा जाए तो इसका दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का प्रसार हो गया। क्योंकि यह दक्कन वाले क्षेत्र में पूरी की पूरी अपने सल्तनत को ही या राजधानी को ही लेके गया था, इसलिए यहाँ पे मुस्लिम संस्कृति का प्रसार हो जाता है। ठीक है। खुरासान अभियान किया, दूसरी इसकी योजना। 3,70,000 की सेना बनाई। ठीक है। इसलिए बनाई क्योंकि खुरासान में उस समय छोटा सा बालक शासन करता था, और खुरासान जो है, इसके जो साम्राज्य था उसके उत्तर पश्चिमी वाले एक क्षेत्र में पड़ता, जिससे यह चाहता था कि इस पर कब्जा करके एक सुदृढ़ दीवार बना दिया जाए अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए। परंतु जैसे इसने 3,70,000 की सेना बनाई, खुरासान की स्थिति सुदृढ़ हो गई और वहाँ पे एक मजबूत शासक आ बैठा। ठीक है। इससे इसको सेना पूरी भंग करनी पड़ी, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई इसके राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट इसका जो अभियान था, कराचील अभियान हुआ। उत्तराखंड वाले क्षेत्र में इसने अभियान किया, कई लाख के सैनिक ले गया। ठीक है। वहाँ पे विजय भी प्राप्त कर ली, परंतु वापसी में बहुत सारी जो वहाँ की जनजातियाँ थी, उन्होंने पहाड़ों के दर्रों में इन्हें घेर के, ठीक है, इनके बहुत क्षति पहुंचाई। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे सैनिक गए, लाखों में सैनिक गए, लेकिन कुछ ही बच के आए। तो यहाँ पे परिणाम ये हुआ कि सैनिकों की बहुत मात्रा में क्षति हो गई। नेक्स्ट इसका जो योजना है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया। ठीक है। सांकेतिक मुद्रा जैसे वर्तमान में भी नोट प्रचलन में है, सरकार के द्वारा प्रचलित की जाती है, उसी प्रकार इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तांबे के सिक्के चलवाए, परंतु तांबे के सिक्के इस प्रकार से चलवाए जिसकी नकल भी की जा सकती थी, इसलिए बहुत सारे राज्य के सब लोगों ने टकसालों में इसकी नकल करनी प्रारंभ कर दी। यूँ तांबे के सिक्के की एक बाढ़ सी आ गई। ठीक है। जिससे इसकी जो मुद्रा प्रचलन की योजना थी वह असफल हो गई। ठीक है। जिससे
मुद्रा के बदले, अपने तांबे की मुद्रा के बदले इसे सोने और चांदी के मुद्रे वापस करने पड़े, जिससे कि राजकोष पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पूरे इसकी राजकोष सोना और चांदी से खाली हो गई। ठीक है। इसने की जो नेक्स्ट योजना थी दोआब में कर वृद्धि की। जो गंगा यमुना वाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वो वाले क्षेत्र में इसने कर में वृद्धि की। ठीक है। जिस समय लेकिन इसने कर में वृद्धि की उसी साल ही वहाँ पे अकाल पड़ गया। ठीक है। और जो बढ़े हुए कर थे उसे देने में जनता त्राही त्राही करने लगी। इसका यह परिणाम हुआ कि लोग आक्रोशित होने लगे। ठीक है। सबसे अधिक विद्रोह इसी के काल में हुआ। अगर सल्तनत काल में देखें तो सबसे अधिक विद्रोह इसी के काल में हुआ, क्योंकि इसकी योजना ही ऐसी थी जिससे लोगों में रोष उत्पन्न हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले अंतिम समय में इसने यह खलीफा से जुड़ गया, अपने शासन व्यवस्था को धार्मिक रूप दे दिया। ठीक है। एडवर्ड टॉमस ने इसे कहा धनवानों का राजकुमार। ये बात ध्यान रखिएगा कि एडवर्ड टॉमस ने इसे धनवानों का राजकुमार कहा है। आगे देखें, इसके समय के प्रमुख अगर विद्रोह देखें तो मदुरा में हुआ एहसान खान का विद्रोह हुआ। ठीक है। गुजरात वाले क्षेत्र में तगी का विद्रोह हुआ। विजयनगर में हरिहर बुक्का ने विद्रोह करके एक नए साम्राज्य की स्थापना कर ली, जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है। हम इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे आगे। ठीक है। बहमनी वाले क्षेत्र में अलाउद्दीन बहमन शाह, इसने भी बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली। ठीक है, विद्रोह करके। वारंगल में कान्हा नायक ने विद्रोह किया। ठीक है। यह ऐसा प्रमुख शासक था सल्तनत काल में जो कि हिंदू त्यौहार होली में प्रमुख रूप से भाग लेता था। ठीक है। इसने सती प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया, क्योंकि यह काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार सुल्तान था, परंतु इसकी योजनाएं खैर इसकी किस्मत की वजह से भी इसको धोखा दे गई। तो सती प्रथा को इसने रोकने का प्रयास भी किया। एल्फिस्टन ने इसे पागलपन का शिकार भी कहा है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखिए इसके बारे में चर्चा की। आगे देखते हैं आप। नेक्स्ट जो शासक हुआ फिरोज शाह तुगलक। यह मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र था। इसकी माता हिंदू थी। इसने राज्याभिषेक थट्टा में किया। ठीक है। थट्टा में ही, चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु भी होती है तो फिरोज शाह वहीं पे राज्याभिषेक भी करा लेता है। इसके समय को दो भागों में विभाजित करके भी देखा जा सकता है। फिरोज शाह तुगलक के समय को सबसे पहला समय जो 1351 से 71 का समय सुधार व नीति का समय कहलाता है। ठीक है। इस समय इसने बहुत सारे सुधार भी किए, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और 1371 से 81 का जो 10 वर्ष की जो अवधि रही वो बिखराव, इसके राज्य की बिखराव की अवधि थी। इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके समय की अगर बात करें, विशेषताएं देखें इसके समय की, तो इसने सस्ता मूल्य कर दिया। अपनी राजधानी में सभी चीज़ें सस्ते मूल्य पे उपलब्ध कराई। ठीक है। स्थायी और अधिक वेतन देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। पद को वंशानुगत बना दिया। विभिन्न प्रकार के जो सरकारी पद हुआ करते थे उन्हें उसने वंशानुगत बना दिया। इसके समय में बहुत सारे फायदे भी हैं इसे। विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, कोई आंतरिक विद्रोह भी नहीं हुए और आंतरिक संकट भी नहीं आए किसी भी प्रकार का। ठीक है। इसने बंगाल पे अभियान भी किया था। 1354 ईस्वी और 1358 ईस्वी में 2 बार इसने बंगाल पे अभियान भी किया। इसने विभिन्न निर्माण भी कराए। जौनपुर, फिरोजाबाद और हिसार, इन शहरों का स्थापना भी इसने करवाया। इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, क्योंकि इसके समय में जनता काफ़ी सुखी भी थी या इसने काफ़ी निर्माण भी कराया, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत का अकबर की उपाधि इसे हेनरी एलियट और एल्फिस्टन ने दी है। आगे देखें तो इसके राजस्व प्रशासन और राजस्व सुधार के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो इसने गद्दी पे बैठते ही सौंदर कर का तात्पर्य होता है जो पहले से दिया हुआ जो ऋण रहता है उसे सौंदर कर कहा जाता है। जो इसके पिता मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरे किसानों को जो भी सौंदर ऋण बांटे थे उसे इसने गद्दी पे बैठते ही माफ कर दिया। ठीक है। ख्वाजा मुइन हिसामुद्दीन जो इसका राजस्व अधिकारी था उसे 6 साल में करने वाला सर्वे कराया। ठीक है। अपने कर के निर्धारण के लिए इस प्रकार का सर्वे कराया। कर प्रणाली को मजहबी रूप दे दिया। ठीक है। मजहबी रूप क्या, जो विभिन्न प्रकार के जो पहले कर थे गैर धार्मिक कर उन्हें समाप्त कर दिया और केवल शरीयत के अनुसार जो प्रमुख कर हुआ करते थे जिसमें जकात, खराज, जजिया, खुम्स और इसे ही लगाए। ठीक है। परंतु यहाँ पे देखा जाए तो इसने ब्राह्मणों पे भी जजिया लगा दिया, जो कि अभी से इससे पहले तक नहीं था। ठीक है। 10 टंका प्रतिवर्ष की इसने ब्राह्मणों पे जजिया लगा दिया। खुम्स जो होता था उसे उसमें राज्य को 1/5 हिस्सा, सैनिक को 4/5 हिस्सा। ठीक है। और जो सिंचाई कर है वो 1/10 हुआ करता था। ठीक है। नहर, इसने विभिन्न नहरों का भी निर्माण कराया। ठीक है। नहर देखें तो सतलज और घग्गर नहर बनाया। ठीक है। घग्गर से फिरोजाबाद वाली नहर बनाया। दिल्ली से हिसार वाला नहर बनाया। सिरमौर से हासी वाला नहर बनाया। ठीक है।
जमुना से फिरोजाबाद नहर बनवाया और इजारीदारी प्रथा का विस्तार किया। इजारीदारी प्रथा हमने इसके पहले भी चर्चा की थी इस बारे में। ठेकेदारी प्रथा, जो किसी कार्य को ठेका पे देने की जो प्रथा होती है, उसका इसने विस्तार किया। वेतन के बदले जागीर देने की व्यवस्था शुरू की। ठीक है, इससे पहले हमने अध्ययन किया था कि यहाँ पे वेतन देने की प्रथा शुरू हुई थी, लेकिन इसने वेतन के बदले जागीर या तो जमीन देना प्रारंभ कर दिया। लगान 1/5 से 1/3 हुआ करती थी। ठीक है, आगे देखें। अन्य कार्य इसके अगर देखें तो अन्य कार्य जो है, रोजगार दफ्तर का शुरुआत कराया इसने, विवाह की व्यवस्था कराई। ठीक है, गरीबों की जो विवाह की व्यवस्था है इसने राज्य की ओर से कराना शुरू कर दिया। इसने एक विभाग बनाया, दीवान इमारत, जो आजकल के PWD की तरह होता है, जो कि इमारत निर्माण या विभिन्न निर्माण कार्य में सहयोग प्रदान करता था। ठीक है, विभिन्न फलों के बाग भी लगाए, 12,000 फलों के बाग लगाए इसने। दीवान बंदगान, जो कि दास विभाग था, इसकी स्थापना की इसने। और अपनी आत्मकथा फुतहात ए फिरोजशाही भी लिखा इसने स्वयं। ठीक है, इसकी धार्मिक नीति देखें तो इसने धर्म का राज्य पर शासन स्थापित कर दिया। ठीक है, अर्थात राज्य शरीयत के अनुसार या धर्म के अनुसार चलाया जाने लगा। मजार पर महिला के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, विभिन्न मजार होती थी, उस पर महिलाओं के जाने पे इसने प्रतिबंध लगा दिया। और धर्म परिवर्तन करने हेतु इसने सभी लोगों को बाध्य किया, जो गैर मुस्लिम व्यक्ति थे उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया। इसकी सेना देखें तो सामंती आधार पर इसने सेना का गठन किया। ठीक है, यहाँ पे एक प्रमुख शासक हुआ करता था, उसके दूरस्थ क्षेत्रों में जो सामंत हुआ करते थे उन्हें भी सैनिक शक्ति रखने का अधिकार दिया। और जब भी इसे सैन्य जो प्रमुख शासक था उसे जरूरत पड़ती तो सामंतों से सेना यह बुलवा लेता था। तो इस प्रकार इसने सामंती सेना पर संगठन कर दिया। ठीक है, वेतन में जागीर देना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पे जो सामंत हुआ करते थे वे अगर सैनिक रखते हैं तो उन्हें जागीर दे दिया जाता था, जिससे वे अपने सैनिकों की पूर्ति करते जाएं। ठीक है, हुलिया दाग प्रथा को समाप्त करवा दिया। हमने अभी अध्ययन किया था जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसने जो हुलिया दाग की प्रथा जो शुरू की थी उसने इसने समाप्त कर दिया। ठीक है, इसने विभिन्न जगहों का निर्माण भी कराया, जिसमें फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला और दिल्ली में ताज घड़ियाल। तो ये विभिन्न इसने निर्माण भी करवाए। ठीक है, आगे देखें। इसके बाद के अन्य शासक देखते हैं तुगलक वंश के अंतर्गत। तो नसीरुद्दीन महमूद, यह भी एक शासक हुआ, प्रमुख शासक हुआ। 1394 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक इसकी समयावधि रही। यह अंतिम शासक था। ठीक है, जिसके समय में इसका शासन ज़्यादा दूर तक नहीं था, दिल्ली से पालम वाले क्षेत्र तक ही इसका शासन फैला हुआ था, ज़्यादा बड़ा नहीं रहा। ठीक है, इसके समय में प्रमुख आक्रमण भी हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख है तैमूर अलंग। ठीक है, यह दिल्ली में सीधे दिल्ली में घुस आया और बहुत ज़्यादा मात्रा में नरसंहार भी किया। ठीक है, 1398 ईस्वी में दिल्ली पे आक्रमण करके नरसंहार किया इसने। और खिजर खां को मुल्तान और लाहौर का मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का सूबेदार बना दिया। ठीक है, जो कि खिजर खां, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसने एक वंश की स्थापना की। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तुगलक वंश के पतन के क्या क्या कारण हुए। तो सबसे पहले तो अयोग्य उत्तराधिकारी हुए। ठीक है, जिस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, तो उसके बाद के जो वंशज हुए उसके काफ़ी अयोग्य सिद्ध हो गए। ठीक है, तैमूर अलंग का आक्रमण यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तैमूर अलंग ने दिल्ली पे जो आक्रमण करके नरसंहार किया, जिससे और बहुत लूटा, इनके धन को बहुत लूट के सीधे ले गया, जिससे यहाँ पे तुगलक वंश की जो शासन व्यवस्था थी डगमगा गई। ठीक है, दरबारी षड्यंत्र भी एक प्रमुख कारण था। दरबार में शासक के विरुद्ध ही षड्यंत्र होने शुरू हो गए थे। ठीक है, फिरोज शाह की धार्मिक और प्रक्रियावादी नीति। यहाँ पे हमने फिरोज शाह की धार्मिक नीति के बारे में भी अध्ययन किया था। ठीक है, जिसमें यह धर्म का राज्य पर शासन और मजार पर महिला प्रतिबंध और धर्म परिवर्तन हेतु बात। तो ये विभिन्न इसके कारण थे जिससे तुगलक वंश का पतन हो गया। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने अब क्या क्या अध्ययन कर लिया। सबसे पहले हमने तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में चर्चा की। आगे हमने देखा उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा की, जिसे जौना खां भी कहा जाता था। इसकी योजनाओं के बारे में भी डिटेल से अध्ययन किया। आगे हमने देखा इसके विद्रोह इसके समय में। ठीक है, इसके बाद हमने देखा फिरोज शाह तुगलक, इसके बारे में चर्चा की। आगे हमने देखा इसके राजस्व प्रशासन फिरोज शाह तुगलक के। ठीक है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए गए अन्य कार्य देखे, उसकी धार्मिक नीति और सेना के बारे में चर्चा की। अन्य शासकों में देखा हमने नसीरुद्दीन महमूद, जो कि अंतिम शासक था। ठीक है, तैमूर अलंग के आक्रमण के बारे में चर्चा की और तुगलक वंश के पतन के कारण देखे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।